आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। कल्पना अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे यो कल्पना, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, उल्टे मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। कल्पना ने रसोई घर से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल रंग के सलवार कमीज में कल्पना किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर कल्पना मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इतना बन सवर कर रहती है। कल्पना ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था, और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद कल्पना अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा, कल्पना बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूँगा। जी पापा, बोलकर कल्पना वापस चली आई थी। कल्पना के ससुर मनोहर जी रिटायर्ड आर्मी अफसर थे। उनका बेटा गौरव भी सेना में जवान था। कल्पना गौरव की पत्नी थी। 3 साल पहले ही गौरव और कल्पना का ब्याह हुआ था, और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही गौरव को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, पर अब तक गौरव वापस नहीं लौटा था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। गौरव के लापता होने की खबर से मनोहर जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि गौरव की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। कल्पना को विश्वास था कि गौरव जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए मनोहर जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें कल्पना का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। गौरव के हिस्से का लाड प्यार भी वे कल्पना पर ही लुटाते थे। कल्पना ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या, पर मनोहर जी ने उनकी एक ना सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी कल्पना के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें कल्पना का साथ श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे कल्पना को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। गौरव की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच कल्पना के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कल्पना का कहना था कि गौरव वापस आएगा तो उसे यहाँ ना पाकर परेशान होगा, और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। मनोहर जी को कल्पना की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन मनोहर जी के करीबी दोस्त कर्नल भरत घर आए और बोले, मनोहर, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? मनोहर जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल भरत जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा। कर्नल भरत के जाने के बाद
मनोहर जी काफ़ी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। कल्पना ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे कल्पना के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा कल्पना के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। कल्पना इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। कल्पना ने बुटीक जाते ही मनोहर जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूं देखकर कल्पना के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। कल्पना के पिताजी ने हाथ जोड़कर मनोहर जी से पूछा, आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मनोहर जी बोले। मैंने कल्पना के लिए एक फैसला लिया है, जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर कल्पना के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। कल्पना की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? मनोहर जी ने कहा, कल्पना के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? कल्पना के पिता ने हैरानी से पूछा। मनोहर जी बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? गौरव की वापसी अब तक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए कल्पना अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लग सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सज़ा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, कल्पना की माँ ने बीच में बोलना चाहा तो मनोहर जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में कल्पना के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह गौरव ही होता तो कल्पना के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसलिए चला आया, वरना कल्पना का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ, कहकर मनोहर जी चले गए। मनोहर जी के जाने के बाद कल्पना के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर मनोहर जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। कल्पना के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय गौरव का चेहरा ना जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। मनोहर जी कल्पना के मायके से लौटने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। कल्पना शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर कल्पना उनके पास बैठ गई। मनोहर जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। गौरव की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सब को भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि गौरव की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि गौरव की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है, उसे तोड़कर तू बाहर निकले और जिंदगी में आगे बढ़े। कल्पना ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? गौरव की कोई खबर आई क्या? बोलिए ना पापा।
क्या हुआ है? कल्पना बेचैन हो उठी थी। मनोहर जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई गौरव की और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। कल्पना जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। मनोहर जी ने कल्पना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझ कर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। कल्पना ने चौंकते हुए कहा। पापा, आप भी। कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर गौरव की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत ना होती और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। कल्पना के जाने के बाद मनोहर जी सोच में पड़ गए थे कि उसके आप भी बोलने से कल्पना का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। मनोहर जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज़ थी और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। मनोहर जी एक बार फिर कल्पना को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही कल्पना ने कहा, अरे पापा, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। मनोहर जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। कल्पना ने कहा, पापा, मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, मनोहर जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतज़ार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके कल्पना बाहर आ गई। मनोहर जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए मनोहर जी ने फिर अपनी बात शुरू की और कल्पना से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी बोलकर चुप हो गई थी। ऐसा क्यों कहा था? कल्पना ने कहा, गौरव ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। मनोहर जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि गौरव के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी कल्पना के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहता था। मनोहर जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल भरत अपने घर आए थे। वे अपने बेटे विनोद के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। विनोद की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिनों में वापस जाने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल भरत को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो विनोद के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बेटा, मनोहर जी ने जोर देते हुए कल्पना से कहा। कल्पना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। मनोहर जी ने कल्पना और गौरव का रिश्ता तय कर दिया। कल्पना के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट मनोहर जी ने कल्पना की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से कराई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो मनोहर जी ने सभी का स्वागत किया।
थोड़ी देर बाद कल्पना की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो कल्पना ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि गौरव यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ। कल्पना अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। कल्पना की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नज़रें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही मनोहर जी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गौरव, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार कराया। बोलते हुए मनोहर जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। कल्पना की माँ खुशी से भागते हुए अंदर गई और उन्होंने कल्पना के ऊपर पानी की छींटें मारी। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरी सुहाग की वापसी कर ही दी। कल्पना सभी मर्यादाओं को लांघकर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और गौरव से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली गौरव। शोरगुल की आवाज़ से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और गौरव को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। गौरव ने कल्पना से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है कल्पना। लड़ाई में मैं अपने दोनों आंखें गंवा चुका हूँ, जिसे अब खुद हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा। कल्पना ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर कल्पना ने अपना हाथ गौरव के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? विनोद इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने गौरव का हाथ पकड़कर अपने हाथों से कल्पना के हाथ में दे दिया। कल्पना कर्नल भरत के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। इस घर और गौरव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल भरत ने भी कल्पना के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तेरा गौरव तेरे लिए वापस आ गया है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।